हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जनरली हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी सरफेस या कोई भी बॉडी का टिश्यू डैमेज होता है या ट्रॉमेटिक कंडीशन आती है उसमें, ठीक है, जैसे बॉडी सरफेस कट लग गया या बॉडी टिश्यू इंजर्ड हो गया, तो दो प्रोसेस होते हैं। उसके दौरान क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं। एक तो पहले ब्लीडिंग होगी, उसके बाद होगा क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का फिनोमिना होगा। तो सबसे पहले ब्लीडिंग जो होती है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 मिनट तक, 1 से 3 मिनट। और उसके बाद क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है 2 से 8 मिनट तक। तो जैसे ही बॉडी टिश्यू में कट हुआ या बॉडी कोई इंजर्ड हुई, ठीक है, तो सबसे पहले ब्लीडिंग कितनी देर की होती है, 3 मिनट तक। उसके बाद जो टाइम होता है वो होता है क्लॉटिंग का, ठीक है, 2 से 8 मिनट तक। अब देखिए, क्लॉटिंग के लिए कुछ आयंस या कुछ विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग कराने के लिए। तो क्लॉटिंग कराने के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कैल्शियम आयन, और जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होती है विटामिन के। तो कैल्शियम आयन और विटामिन के जो होती है क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। क्लियर? तो हमारे 12 जो है क्लॉटिंग फैक्टर दिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। जनरली ये एनसीईआरटी का पार्ट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर लिया है। सबसे पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, नेक्स्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, एंड फिफ्थ है लेवाइल फैक्टर, सिक्स्थ है एस्लरीन, सेवेंथ स्टेबल फैक्टर एंड एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन फैक्टर, फिर है क्रिस्टमस फैक्टर, फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 11th है हमारा हेगमैन फैक्टर, एंड लास्ट 12th है हमारा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये ओवरऑल 12 जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, ये इंजरी के बाद ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो कौन सा, कैल्शियम आयन हो गया और विटामिन के। बाकी ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये ब्लड को क्लॉट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस होती है ना, ये लीवर में होती है, और जनरली ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं प्लाज्मा में। सिंथेसिस कहाँ हुई क्लॉटिंग फैक्टर की, लीवर में, और प्लाज्मा में पाए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये एक्टिवेट होते हैं। क्लियर? अब देखो, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए एक वेल नोन थ्योरी है जिसको बोलते हैं हम एंजाइम कैस्केड थ्योरी। और एंजाइम कैस्केड थ्योरी को जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था वो थे मैकफर्लेन। देखो, एंजाइम कैस्केड थ्योरी किसने दिया था, ये हमारे साइंटिस्ट थे मैकफर्लेन। क्लियर? अब देखो ये प्रोसेस क्या होता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी का, डैमेज टिश्यू और डैमेज प्लेटलेट्स। डैमेज टिश्यू से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, उसके साथ ही डैमेज जो प्लेटलेट्स होगी ना उससे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। डैमेज टिश्यू से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और डैमेज प्लेटलेट से एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों पे कैल्शियम आयन एक्शन करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम रिलीज होगा, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस। अब देखो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन अभी इनएक्टिव स्टेज में है, प्रो लगा है ना तो मतलब इनएक्टिव स्टेज में। प्रोथ्रोम्बिन पे जैसे ही ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम लगेगा, इसको एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ, थ्रोम्बोकाइनेस की प्रेजेंस में। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। क्लियर? अब देखो, फाइब्रिनोजन जो है वो सॉल्यूबल प्रोटीन है। क्लियर? इसको हमें इनसॉल्यूबल फॉर्म में बनाना है। इनसॉल्यूबल फॉर्म ही तो है ना क्लॉट। तो फाइब्रिनोजन पे जैसे ही ये थ्रोम्बिन एक्शन लेता है अपना कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, तो ये एक जो होता है डेड टिश्यू बना लेता है ब्राउन कलर का, इसको बोलते हैं फाइब्रिन, और ये इनसॉल्यूबल होता है, इसी को हम बोल देते हैं क्लॉट। क्लियर? ये तो हमारा हो गया एंजाइम कैस्केड थ्योरी का पोर्शन, ठीक है। अब कुछ जनरल पॉइंट दिए गए हैं, जैसे
एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल्स, ठीक है। तो अगर नेचुरल एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं तो हेपैरिन हुआ, एनेप्लिन हुआ, हेरोडिन हुआ, डिस्कोमोरल हुआ, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल एंटीकोगुलेंट हैं, क्लियर। अब केमिकल्स की बात करते हैं तो ये जैसे ऑक्सलेट, सिट्रेट और EDTA, क्लियर। तो ये हमारे नेचुरल और केमिकल एंटीकोगुलेंट हो गए। अब दूसरा जनरल पॉइंट ये है, ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट जो होते हैं वो लेबोरेटरी में जो होते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व किए जाते हैं। क्यों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होती है ब्लड की मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट जो होते हैं लेबोरेटरी में कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व किए जाते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों? क्योंकि ब्लड की मेम्ब्रेन जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनएक्टिव फॉर्म में होती है। एंड थर्ड जो हमारा ये पॉइंट है, जनरल पॉइंट, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स, सॉलिड पोर्शन जो होता है, क्लियर। प्लाज्मा हुआ लिक्विड पोर्शन और फॉर्म्ड एलिमेंट हमारा सॉलिड पोर्शन हुआ। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो ब्लड में से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा दिया जाता है तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। अब सीरम की बात करते हैं तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। लिम्फ की बात करते हैं तो ब्लड माइनस RBC प्लस प्लेटलेट्स। लिम्फ किसके बराबर होता है? प्लाज्मा प्लस WBC। फिल्ट्रेट, प्लाज्मा में से अगर प्लाज्मा प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए तो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर।